Morning, sir. Morning, sir. Morning. लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? Davison-Germer experiment. ठीक है। चलिए, बढ़ गया है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। Yes, sir. क्या भाई, बताना थोड़ा आइडिया। एक निकल मेटल लिया जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम से, इलेक्ट्रॉन गन से वो इलेक्ट्रॉन्स की बीम पास कराई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स डिफ्रैक्ट होते हैं। डिफ्रैक्ट होके वो कलेक्टर पे जब कलेक्ट किए जाते हैं तो उनका सेम ही पैटर्न ऑब्जर्व हुआ था, वो जो एक्सरेज में हुआ था। Yes, sir. Different angles of scattering. परफेक्ट है, सही है। एक बार रीड करो, सब लोग बैठो, वापस से रीड करो, क्योंकि यार मुझे लगता है 2 या 3 लोगों ने बताया। एक बार हैंड रेज करना, कितने लोगों ने पढ़ा है? सर क्या चीज? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। बस इतने से ही लोग। एनसीडी खोलो, रीड करना चालू करो। एक पेज का यार, 1 से 1.5 पेज का ही होगा, 1 से 1.5 पेज का ही होगा ना मुश्किल से। Yes, sir. 1.5. रीड करो, एनसीडी खोलो, रीड करो। अच्छा, आपके एनसीडी में एक्सरे है ना यार? क्लास एन, आपके एनसीईआरटी में एक्सरे है ना? रीड करो, 10 मिनट लो, रीड करो, और जिन्होंने रीड किया वो एक्सरे रीड करो। सब थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं, रीड करो, फिर डिस्कस करते हैं। जिन्होंने ये कर लिया वो एक्सरे पढ़े, और जिन्होंने ये नहीं पढ़ा वो पहले डेविसन जर्मर पढ़े। कहा था यार, पढ़ लेते यार। एब्सोल्युटली आवाज नहीं आ रही, तुम क्या? एब्सोल्युटली आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? सर ये डेविसन जर्मर में से मतलब क्वेश्चन वगैरह आते हैं कुछ? मतलब ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट का है ये तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसलिए ये था ना कि इसलिए तो पहले पढ़ के आते तो कितना, मतलब एक सेकंड में अपन बस इसकी डेटा की बात कर लेते हैं। पढ़ो एक बार डेविएशन नंबर का। ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि यार, मतलब कि डेविएशन नंबर से हमें पता लगा था कि जो पार्टिकल है, पार्टिकल का भी अपना डायफ्रैक्शन हो रहा है, पार्टिकल में भी एक लेवल पे जाकर, मतलब पार्टिकल भी एक पॉइंट पे जाके वेव की तरह बिहेव कर सकता है। और एक्सपेरिमेंटल डेटा बताना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटली कितनी आई थी, थ्योरेटिकली कितनी आई थी, किस एंगल पे आई थी, कितने वोल्ट पर आई थी। इन सब चीज थोड़ा डेटा आपको याद होना चाहिए, तो हमें वो नोट डाउन करना है।
तो बाकी लोग एक्सरे रीड करें, एक्सरे में भी थ्योरी है, तो पहले एक्सरे जिन्होंने वो नहीं किया वो एक्सरे रीड करो, एनसीईआरटी से करो, एचसीवी से करो, जिन्होंने डिविजन जर्नल नहीं किया वो पहले डिविजन जर्नल पढ़ो, जिन्होंने वो पढ़ लिया वो एक्सरे पढ़ो। दोनों अभी आज क्या डिस्कस करते हैं। चलिए।
सर एनसीईआरटी में नहीं है एक्सरे। यस सर, मेरे को भी नहीं मिल रहा। HCV के सेकंड पार्ट में है सर। यस सर, HCV में, पर वो पूरा चैप्टर है एक्सरेज एक, वो मतलब कोई टॉपिक हेडिंग, मतलब सब हेडिंग नहीं है, पूरा चैप्टर ही है। सर बीएम शर्मा में है एज अ टॉपिक। ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਾੜਾ ਹੀ। ਹਾਂ।
और मुझे तुम्हारे बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही थी, क्या कह रहे थे तुम लोग? एक्सेल रीड कियो? सब एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं दोनों है। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। कि वर्मा में पूरा चैप्टर है। इसमें हाँ जी सर, पूरा चैप्टर ही एक्सरे तो। HCV में पूरा चैप्टर है। हाँ, वो ऐसे थ्योरी को रीड करो यार, ना कि पूरा थ्योरेटिकल ही है, उसके बाद मैं 5-10 मिनट आगे बस उसको इमीडिएटली डिस्कस कर लूंगा। बीएम में है एज अ टॉपिक। हाँ कि बीएम में होगा, बीएम में है, आशीष में भी मिल जाएगा। नहीं आसान तो क्या है, अच्छी से पढ़ लो, क्योंकि उसकी थ्योरी बस एक और रीड करनी है ना, न्यूमेरिकल्स तो मैं भी तो किसी भी बुक से उठा लो यार, एक ही फॉर्मूला है, कुछ है ही नहीं उसमें। थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल भी आईआईटी में थ्योरी, पूरा थ्योरी पे क्वेश्चन आया था, कोई न्यूमेरिकल पे क्वेश्चन आया नहीं। एक और थ्योरी रीड करो ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। 10 मिनट लो, 10 मिनट में कर लोगे ना, ज्यादा बड़ा नहीं है यार, एक पेज की थ्योरी, 2-2.5 पेज का। सर टाइम आप बता दो सर, कब तक करना है? अभी 10-15 मिनट ले लो, बस खत्म करो, ताकि हम लोग एक्सरे भी खत्म करें और रेडियो एक्टिविटी चालू कर दें। सर थ्योरी सब में मतलब बीएम और एचसीवी में कोई है जिसकी ज्यादा अच्छी है, या फिर दोनों ही ठीक है? दोनों ठीक है, एब्सोल्युटली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। सर यहाँ पर एज अ टॉपिक एक्सरे स्पेक्ट्रा लिखा हुआ है सर, वही पढ़ना है सर? हाँ हाँ हाँ। ओके सर।
सर
पढ़ लिया सर। रीड कर लिया, फिर 5-7 मिनट और चाहिए या करूँ डिस्कस? कर लिया सर। कुछ चमका एक्सरे के बारे में? Yes, sir. यस सर वो मोजले लॉ नहीं समझ में आया थोड़े से सीवी से लास्ट का मेरे को, बाकी आ गया। बताता हूँ। यस सर, मोस्टली थोड़ा समझा सर दूंगा। बी की वैल्यू का नहीं पता लगा। यस सर। वो अलग अलग होगी, सेम नहीं है, मतलब अलग जंप के लिए जो है ना दिखाया हो ना कि कुछ एक सेल्स के लिए। तो था यस सर। एक था कैरेक्टरिस्टिक, यस सर। दो स्पेक्ट्रम होते हैं। तो डिवीजन जर्मन से स्टार्ट कर लेता हूँ यार। वो पढ़ लिया ना, एक्सरे हो गया रीडिंग पूरा? यस सर। यस सर। मान लो ऐसा कुछ है, आप एक फिलामेंट लेते हो, ठीक है? उस फिलामेंट में क्या करोगे, उस फिलामेंट में आप करंट पास करा रहे हो। करंट जब पास होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके थर्माइनिक एमिशन होगा, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ ये चैम्बर है, चैम्बर में आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे। यहाँ पर आपका निकल क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है? निकल क्रिस्टल रखा। अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास आपने एक आपने यहाँ पर एक स्क्रीन रखी हुई है। जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो निकल क्रिस्टल से टकराएंगे, टकराने के बाद वो क्या कहते हैं, डाइफ्रैक्शन परफॉर्म करें। ऑलराइट, चलिए आपको थिन फिल्म इंटरफेरेंस याद आ रहा है? थिन फिल्म की वजह से आपके पास ये आया, ये यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, राइट? यस ये वेव की तरह है, मतलब यहाँ से एक वेव फ्रंट पास हो रहा है, यहाँ से एक वेव फ्रंट पास हो रहा है, वेव फ्रंट आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम करना। तो यहाँ भी क्या है, निकल के क्या होते हैं, निकल क्रिस्टल में क्या होती है, आपके लेयर्स होते हैं। जो सॉलिड होता है, आपने पढ़ा हुआ सॉलिड स्टेट्स, राइट? तो आपकी ऑब्वियसली लेयर्स की फॉर्म में आपका क्रिस्टल बना होता है सॉलिड, राइट? तो क्या होगा, ये जो कंसेक्यूटिव लेयर्स है सॉलिड की, उनसे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, टकराएंगे। कोई ऊपर लेयर से टकरा के जाएगा, कोई नीचे लेयर से टकरा के जाएगा, और जब जाएगा तो आपस में वो क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड तो क्या था भाई, इलेक्ट्रॉन टकरा के यहाँ चले गए, लेकिन एक्चुअली अगर ये क्या हो रहा है, ये ऊपर वाले से जा रहा है, फिर उसके जस्ट नीचे वाली लेयर से टकरा रहा है, नीचे लेयर से टकरा के भी जा रहा है, और वो आपस में जब जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं कि आपको यहाँ पर एट एन एंगल ऑफ 5, और जब 5 की वैल्यू 50 डिग्री। तो जो एक्सेलरेटिंग जो वोल्टेज है जिसपे आपने इसको स्पीड अप किया है 54 वोल्ट है, तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई देता है, आपको यहाँ पर एक मैक्सिमा दिखाई देता है।
मतलब ऐसे कि यार कि इलेक्ट्रॉन पहले वाले लेयर से टकराया है, इलेक्ट्रॉन दूसरे लेयर से टकराया है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के चलने में क्या हुआ, कुछ पाथ का डिफरेंस हुआ। और अगर मुझे इन दोनों लेयर के बीच में, ये जो लेयर है और ये जो लेयर है, इन दोनों लेयर के बीच में अगर मुझे डिफरेंस पता है, तो इसे जो इस लेयर से टकरा के गया और जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जो इस लेयर से टकरा के जा रहा है, यहाँ से जो टकरा के जा रहा है, यहाँ से टकरा, इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। इतने अमाउंट के इनके बीच में क्या है, पाथ डिफरेंस है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इतने अमाउंट के बीच में पार्ट डिफरेंस है। ऑलराइट, तो इस पार्ट डिफरेंस के हिसाब से आपने क्या किया कि अगर मैक्सिमम आना है तो जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, आपको ये एंगल पता है कितने एंगल पर है, तो उस एंगल के हिसाब से देखते हैं यहाँ से आप पहुंचने में जो पार्ट डिफरेंस आना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना आना चाहिए। तो पार्ट डिफरेंस से आपने क्या किया, मैक्सिमम बन रहा है, वहां से आपने क्या निकाला, जैसे होता ना आपके पास लैम्डा बाय ए, डायफ्रैक्शन में लैम्डा बाय इक्वल्स टू ए sin थीटा। यस सर। जैसे उन्होंने इनके बीच का पार्ट डिफरेंस निकाला, बोला ये जो पार्ट डिफरेंस है, इस पार्ट डिफरेंस की वजह से इस स्क्रीन पे कहाँ पर पहला मिनिमा आएगा। इस मिनिमा आने की वजह से आपको पता लग जाएगा कि भाई जो मैक्सिमम जो यहाँ पर क्या है, देखो पैटर्न कैसा बना हुआ है, इस रीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए और जितने इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो या डेंसिटी वो कम होते होते जीरो हो गई, फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो फिर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, फिर करते करते फिर जीरो हो गई, फिर डेंसिटी बढ़ी और फिर जीरो हो गई। तो इस साइड भी ऐसे ही चल रहा है, यहाँ जीरो हो गई, फिर डेंसिटी थोड़ा बढ़ती है, मैक्सिमम होती है और फिर जीरो हो जाती है, फिर डेंसिटी थोड़ा बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर जीरो हो जाती है। बिल्कुल ऐसे पैटर्न मिलता है जैसे कि डायफ्रैक्शन में मिला था। तो अगर मैं ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम आ रही है, उस बीम को मैं मान लो कि वो वेव है, कैसे वेव मान लूंगा, h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दूंगा, तो आपको एक तरह से पता लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन को हटा के आप क्या मान सकते हो, वहां पर इक्विवेलेंट वेवलेंथ की एक बीम है ना, एक वेव मान सकते हो कि वेव आ रही है, और वेव क्या है, अलग अलग लेयर से टकराती है। और स्क्रीन में जब देखोगे तो इन दोनों जो ये इलेक्ट्रॉन की वेव है, ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है। उस पार्ट डिफरेंस की वजह से स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमा बनते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन निकाल के आप पार्ट डिफरेंस से इक्वेट, उसको जहाँ भी मैक्सिमम है जहाँ भी मिनिमा आ रहा है उसको लैम्डा बाय 2 करके उसको पार्ट डिफरेंस से बराबर करोगे, तो वहां से आपके पास, और आपको इनके बीच की जो निकल क्रिस्टल है इनके बीच की आपको डिस्टेंस पता होती है, तो वहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो जब आपने एक्सपेरिमेंटली लोकेशन पता की और निकल क्रिस्टल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको यूज करके जब हमने लैम्डा निकाली एक्सपेरिमेंटली, वाई ये वोल्टेज मुझे पता है, इस वोल्टेज से मैं क्या निकाल लूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकाल लूंगा, इसका मोमेंटम, और मैं h बाय मोमेंटम कर दूंगा, तो मैं इलेक्ट्रॉन को मान सकता हूँ कि वो एक वेव है। और वेव को ट्रीट करते हुए मैं इस डायफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन निकालता हूँ, वहां से जो लैम्डा निकल के आएगा। ऑलराइट, वो जो लैम्डा है वो एक्सपेरिमेंटली ये आ रहा है और थ्योरेटिकली ये आ रहा है। तो वो क्या है, काफी हद तक क्या है, सोचो ना नैनोमीटर में इतना ज्यादा क्लोज है। तो यहाँ से आपको ये जो निकालते हैं, ये जो पार्ट डिफरेंस वगैरह निकालना है, उसे बोलते हैं, निकालने का जो तरीका उसे बोलते हैं ब्रैग इक्वेशन। नाम सुने हो ब्रैग इक्वेशन का? यस होता ना कि आप एक्सरेज वगैरह डालते हो सॉलिड की स्ट्रक्चर पे, वो जब एक्सरे गिरती है दो अलग अलग लेयर से, वो क्या होती है, टकरा के जाती है, तो जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होता है, पार्ट डिफरेंस की वजह से वो क्या करता है, मैक्सिमम मिनिमा बनाती है। तो मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन से आपको क्या पता लग जाता है, पार्ट डिफरेंस कितना है, और पार्ट डिफरेंस से मुझे पार्ट डिफरेंस किस पे डिपेंड करेगा, दो लेयर्स के बीच की डिस्टेंस पे। यस सर। तो एक्सरे डाली, सामने स्क्रीन पे क्या हुआ, सॉलिड के सामने एक स्क्रीन रखी गई, स्क्रीन पे मैक्सिमम मिनिमा ऑब्जर्व किया गया, मैक्सिमम मिनिमा से आपको पार्ट डिफरेंस पता लगा, पार्ट डिफरेंस से आपको डी पता लगा, डी से आपको पता लग गया कि जो मेरे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो भी दो लेयर्स है, कंसेक्यूटिव लेयर्स है, उनके बीच में कितना गैप है। ये तरीका होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, उस स्ट्रक्चर में जो लेयर्स बनी हुई है उन लेयर्स के बीच में कितना गैप है। तो उसी ब्रैग इक्वेशन को यूज करके आपको गैप पहले से पता था, तो गैप को पता करके आपने पार्ट डिफरेंस निकाला, आपको मैक्सिमम मिनिमा की लोकेशन पता है, तो मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन लगा दी पार्ट डिफरेंस के सामने, वहां से आपके पास लैम्डा आया। तो ये दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वे। और डायरेक्टली वोल्टेज से मोमेंटम आया, मतलब वोल्टेज से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से मोमेंटम, मोमेंटम से थ्योरेटिकल वैल्यू, दे आर कंसिस्टेंट। तो वहां से प्रूव हुआ कि भैया जो आपका जो इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से डायफ्रैक्ट हो रहा है। जब मैं इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी डायफ्रैक्ट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन में भी क्या है, वेव करेक्टर है।
यानी पार्टिकल में भी वेव करेक्टर है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि यार ऐसे आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट दे दिए, बोले कि किस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें सेटअप होगी। फॉर एग्जांपल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या सेटअप करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, डेविसन जर्मर क्या क्या सेटअप करता है? वेव नेचर ऑफ। चलो लिख सकते हो, दिस एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। वेरीफाइज वेव नेचर ऑफ। सर हम्म सर जो इन्होंने पाथ डिफरेंस लिखा है ब्रैग्स लॉ से, सर उसमें उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्यों नहीं कंसीडर किया? जब हम निकालते थे पाथ डिफरेंस तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी तो आता था। वो लाइट के लिए यार, है ना, कि लाइट की स्पीड आपकी चेंज आती है। यहाँ पर आप सिंपली क्या लेते हो, सिंपली ले क्योंकि यहाँ पर जो हाँ एग्जैक्टली लाइट नहीं है ना कि लाइट की तरह से कोई म्यू डिफाइन होगा, वो लाइट के लिए म्यू डिफाइन होता है। ओके, थैंक यू सर। तो बस सिंपली इस पे कोई ऐसे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता है। सिंपली आपसे कुछ फॉर अ फैक्ट, खासकर एडवांस किट में जो चांसेस कम है कि कुछ मेंस में शायद कुछ बना के, या एडवांस में भी ऐसे कुछ मैट्रिक्स मैचिंग में कुछ ऐसा मॉडर्न में क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि भाई 3-4 थ्योरेटिकल चीजें पूछी, 3-4 एक्सपेरिमेंट चीजें पूछी, उनको आपस में रिलेट करना कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है ना। कि आता है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, या ABC तीनों ही ऑप्शन ठीक है। इस टाइप से कुछ थ्योरेटिकल बन सकता है। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि जो क्रिस्टल यूज हुआ था वो निकल क्रिस्टल यूज हुआ था, और 50 डिग्री पे 45 वोल्ट पे आपको मैक्सिमम मिला। यहाँ पर एक्सरे पढ़े हो, कुछ आइडिया है? यस सर। सर वो रह गया सर, कंटिन्यूअस एक्सरे रह गया, बाकी उससे पहले वाला पढ़ लिया सर। चलो कोई नहीं, ठीक है, बताता हूँ। मतलब एक मोटा मोटा मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा, तो हार्डली देखो, छोटा सी टॉपिक है। एक्सरे मतलब एक्सरे क्यों बोला गया? एक्स मतलब होता है अननोन, मैथ में होता है जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको एक्स बोलते हैं। तो इनिशियली क्या था, मुझे पता है एक्सरे आपको पता है कि EM वेव का पार्ट है, राइट? EM वेव में पूरे आपके जो अल्ट्रावायलेट है, गामा है, एक्सरे, विजिबल, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो, ये पूरा EM वेव का स्पेक्ट्रम है। तो एक्सरे क्यों बोला है? क्योंकि जब ये रेज निकली तो इसका नेचर अननोन था, है ना। समझ नहीं आ रहा था कि ये रेज क्या नेचर है, कि आपको समझ रहा है कि भैया आपके पास कैथोड रेज है यानी इलेक्ट्रॉन्स की रेज है। आपको पता था कि आपके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर आप अल्फा पार्टिकल वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, वो जो बीम है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन इसके बारे में आइडिया नहीं था कि भैया वो, क्योंकि आपको पता है मटेरियल में से क्या कर जाता है एक्सरे, आपकी बॉडी में से पास कराओगे तो वो क्या है, आपके जो बोन्स है, बोन्स के अलावा वो सारी आपके पूरे मटेरियल में से ये जितने भी मटेरियल से पास कर जाता है। तो ये आराम से चीजों को पेनिट्रेट करते हुए निकल जाता है। तो इसको, और ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होती है, ना ये मैग्नेटिक वेव से डिफ्लेक्ट होती है। तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि भाई नेचर क्या है। तो इसलिए इसको अननोन की तरह ट्रीट किया गया, अननोन रेज है, इसलिए बोला एक्स रेज है, राइट। ये क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से ये डेविएट या डिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो इसकी टिपिकल जो वो होती है रेंज क्या होती है भाई, इसकी जो वेवलेंथ है अप्रोक्सीमेटली 0.1300 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 0.1300 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। 0.1 100 आर्मस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, 0.1 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी या 100 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी? 0.1 वाले की। 0.1 वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, ऑलराइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एक्सरेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है सॉफ्ट एक्सरेज और एक है हार्ड एक्सरेज। सॉफ्ट एक्सरेज वो होती है जिनके ऊपर लैग सा आ रहा है, उनको थोड़ा हैंग सा हो रहा है यार।
अच्छा, जब तो मैं बोलता रहता हूँ, हाँ, जो सॉफ्ट एक्स रेज है उनकी एनर्जी क्या है, कम। कम है, और हार्ड एक्स रेज की एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा तो इनका जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होना चाहिए, 0.1 1 जो रेंज है। टिपिकली इस रेंज के आसपास होती है। और ये जो होंगी, ऐसे कोई फिक्स बाउंड्री नहीं, कुछ बुक्स में आपको 10 के बजाय कुछ और डेटा मिल जाएगा, लेकिन समवेयर अराउंड जो लोअर साइड है, स्टार्टिंग के जो 9-10 आर्मस्ट्रांग है उनको बोलते हैं हार्ड, दूसरे वाले को बोलते हैं आपके पास सॉफ्ट एक्स रेज। ठीक है, आपकी जो सॉफ्ट एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, लिखिए, ये कंपैरेटिवली ये लो पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का अब रोल क्या है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ देना, फिर मैं कुछ लिखवाता हूँ। अच्छा, एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे होती है, होता क्या कि आपके पास क्या करते हो, आप एक ना मटेरियल लेते हो, उस पर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट कराते हो। जब इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल पे जाके गिरेंगे तो क्या करेंगे, उस मटेरियल के अंदर जाएंगे, राइट, अंदर जाएंगे, अपने आप को रिटार्ड करेंगे। जब रिटार्ड करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो Energy लूज loss. काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी किसमें अपीयर होगी, हीट photons रेडिएशन में। Radiation. हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की आप बॉम्बार्डमेंट करते हो एक मटेरियल पे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स उस मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट जब करेगा तो रिटार्ड भी होगा, डिफ्लेक्ट भी होगा, तो उस दौरान क्या होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी और कुछ रेडिएशन निकलेगा। वो जो रेडिएशन उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं एक्स रेज। और मैं आपने बोला सर हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, और अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब आप मान के चलो कि सब जितनी भी आप एनर्जी लेके आ रहे हो उसके सब 2 से 3% ही होता है जो कि एक्स रेज में जाती है, बाकी सारा कहाँ जाता है, हीट में वेस्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि आप आ रहा है जितनी भी एनर्जी निकली वो रेडिएशन, नहीं, सब 3 से 4% या 5% ऐसे, मतलब बहुत कम अमाउंट, सिर्फ 3 से 4% ही जो एक्स रेज में जा रहा है, बाकी सब हीट होता है। देखिए, ठीक है, अब इतनी अमाउंट की हीट निकल रही है तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए टारगेट मटेरियल का, वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना Rather. चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल से बहुत कम इंटरेक्ट कर रहा है और एक ऐसा मटेरियल है जिससे इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, तो किस केस में ज्यादा एक्स रेज निकलेंगी, कम इंटरेक्शन वाले में, ज्यादा इंटरेक्शन वाले में, ज्यादा इंटरैक्ट लॉजिकली ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा मटेरियल से उतना ज्यादा वो क्या करेगा, अंदर पेनिट्रेट कर पाए। उतना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा और उतनी ज्यादा निकलेगी। तो मतलब जिस मटेरियल में एटम्स ज्यादा है, मतलब हाई एटॉमिक नंबर वाला मटेरियल लेते हो, हाई एटॉमिक मटेरियल से, हाई एटॉमिक नंबर से फायदा क्या, वो मटेरियल क्या है, उसके एटम्स बाहर ही हैं। जब इलेक्ट्रॉन को मूव कराओगे तो एटम्स खुद यहाँ से वहां डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, yes रदरफोर्ड ने भी तो गोल्ड लिया था, गोल्ड क्यों लिया था, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर हाई था, ताकि जब अल्फा पार्टिकल भेजोगे तो उस मटेरियल में जो फॉइल है, फॉइल में जो आपके एटम्स हैं, वो एटम्स खुद अल्फा की वजह से क्या हो, न्यूक्लियस को रिपल्शन फील होगा, न्यूक्लियस को रिपल्शन फील होगा तो भैया आपके एटम भी क्या होंगे, चलने लगेंगे। बट अगर एटॉमिक नंबर बहुत हाई है उसके कम है तो वो ऑलमोस्ट स्टेशनरी रहेंगे और आपके अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट होकर निकल जाएंगे। तो अब जो टारगेट मटेरियल होता है वो हाई एटॉमिक नंबर होता है, Z भी ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो लिखिए, टारगेट मटेरियल यूज्ड फॉर एक्स-रे हैज हाई एटॉमिक नंबर एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। लिख लिया। अच्छा, अब दूसरा बताओ, एक मटेरियल है, ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब है कि भाई आपके एटम्स हैवी हो, ताकि जब इलेक्ट्रॉन्स आए तो वो खुद डिसलोकेट ना हो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।
अच्छा, अब एक बात, तो दो आपने मटेरियल ले लिए, दोनों का एटॉमिक नंबर हाई है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, दोनों कंडीशन आपकी पूरी हो रही है, बट एक मटेरियल है जिसकी डेंसिटी लेस है, एक मटेरियल जिसकी डेंसिटी हायर है। किस केस में ज्यादा एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी? कम डेंसिटी। कम डेंसिटी हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल जाएगा, खाली ज्यादा स्पेस, डेंसिटी ज्यादा डेंसिटी। ज्यादा डेंसिटी होनी चाहिए। हाँ खाली स्पेस निकल गया तो एनर्जी क्यों, जब इंटरेक्शन नहीं कर रहा तो लूज क्यों कर रहा है? राइट, तो लिख सकते हो, लिखो higher the density of the material, higher the density of material, more X-rays are produced. Higher the density of the material, more X-rays are produced. अच्छा, और क्या लिख सकते हो? जो आपकी जो एक्सरेज होती हैं वो एक्सरेज क्या है? दे आर अनअफेक्टेड, एक्सरेज आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई ईएम वेव में कोई चार्ज थोड़ी होता है, ईएम तो किसकी बनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक। चार्ज थोड़ी है जो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो क्या है, एक्सरेज जो होती है दे आर अनअफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेसिकली अनचार्ज्ड है। जो एक्सरेज वगैरह वो कहाँ काम आती है? वही हमने ब्रैग इक्वेशन की बात की थी, जो मटेरियल है मटेरियल पे आप एक्सरेज को गिराते हो, एक्सरेज आपका वेव करेक्टर है तो वैल्यू क्या होगी, अलग अलग लेयर से वो बेंड होके निकलेगी, अब जाएंगी टकरा के, वो आपने थीटा एंगल फेंका, रिफ्लेक्ट होके वो चली गई, अब जो भी अलग अलग लेयर से रिफ्लेक्ट होके जा रही है ना रेज, वो आपस में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, मैक्सिमम विनिमय बनाएंगे, मैक्सिमम विनिमय की लोकेशन से ऑन द स्क्रीन आप पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, पार्ट डिफरेंस से आप जो भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बीच में दो लेयर्स के बीच में कितना स्पेसिंग वो पता कर सकते हो। तो एक्सरेज कहाँ काम आती है? एक्सरेज क्रिस्टल को वगैरह इन सब कुछ स्टडी करने के काम आती है। और एक्सरेज क्या काम आती है? वो आपके बोन्स वगैरह से पास नहीं हो पाती, बाकी पूरे बॉडी एक्सरेज पास कराई जाती है। तो क्या दिखा देगा आपके आपके वो जो ना एक्सरे जो शीट होती है, पेपर होता है, उस पे जब लाइट गिरेगी ना तो एक्सरेज क्या करती है, उस शीट के साथ इंटरेक्ट करती है। तो जो आपकी बोन्स वाला पार्ट तो आपका शीट पे नहीं गिर पाया, जो बाकी बॉडी का पार्ट था उसमें से एक्सरेज निकल के वो शीट पे गिरी, जब शीट पे गिरी तो शीट वाले पार्ट को से रिएक्ट किया, जब रिएक्ट की, एक व्हाइट शीट होती है दोस्तों, है ना, उससे जब रिएक्ट करेगी तो जो जिन पार्ट से रिएक्ट करेगी उनको वो क्या करती है, वो ब्लूइश या डार्किश बना देती है। तो एक्चुअली क्या है, जो आपको आपका एक्सरे में जो दिखाई देता है, जो आपको बोन्स की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, वो एक्चुअली वो पार्ट है जहाँ पर एक्सरेज गिरी नहीं, तो वो वाला पार्ट क्या रह गया, एज इट वाइट। और जिन पार्ट्स पे गिरती गई एक्सरेज वो उनसे रिएक्ट करके वो क्या, मटेरियल का उसने कलर चेंज कर दिया। तो मेडिकल पर्पस के लिए भी आपको पता है एक्सरेज यूज होती है। आप देखो एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे करते हैं, आपके एक सिंपल सा सेटअप है, आपने क्या करना है कि भैया आप ये है, यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन्स ये प्लेट है ना, इस प्लेट में क्या है, करंट पास कराया जाता है ना, ये करंट इसमें से पास कराया गया, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हाई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट किया गया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉम्बार्डमेंट होती है, आएंगे मटेरियल से इंटरेक्ट करेंगे, और मटेरियल थोड़ा एंगल पे रखा हुआ है, तो इससे आपके यहाँ से
रेडिएशन बाहर निकलती है। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे एमिट हो रहे हैं। ये जो आपके पास है ना, यहाँ पर एक सेकेंडरी सर्किट होता है। सेकेंडरी सर्किट से क्या होता है, सेकेंडरी सर्किट में क्या है, एक यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी से क्या इसमें करंट फ्लो कर रहा होता है। इस करंट में फ्लो करने की वजह से यहाँ एक सेकेंडरी सर्किट होता है, देखिए उसको बोलते हैं फिलामेंट करंट। उसमें फिलामेंट करंट में क्या होता है कि अब उसमें से करंट पास कराओगे, उस करंट पास करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, और जैसे बाहर निकलेंगे अब इनको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, हाई स्ट्रेंथ की, या फिर बोलो कि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करो उनको, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है टुवर्ड्स राइट, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। ये जो प्लेट है, ये तो प्लेट कौन सी, ये पॉजिटिव है, ये सॉरी ये नेगेटिव और ये आपकी पॉजिटिव है। ये तो काम आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है वो इस प्लेट से नहीं निकल रहा है। यहाँ पर क्या है, एक फिलामेंट, एक एलिमेंट लगा होता है, उस एलिमेंट में से करंट पास होता है, उस करंट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन निकले अब वो इन पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो एक्सेलरेट करते हैं। कि इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड डायग्राम कि एक फिलामेंट करंट ने क्या किया, फिलामेंट करंट का मतलब क्या हुआ, करंट विच इज फ्लोइंग इन द फिलामेंट, और फिलामेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे होते हैं, ऑलराइट। और एक यस बाहर आ गए। अब ये प्लेट हाईली नेगेटिव है, ये जो आपका मटेरियल है इसको आपने बहुत हाई पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है, की वजह से ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट होता है, इंसिडेंट होते हैं, और आपकी एक्सरेज निकलती है। तो ये जो होता है, तो ऑब्वियसली एक बात होता है, अगर मुझे सॉफ्ट एक्सरेज निकालनी है तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, याद है कि फिलामेंट करंट इज रिस्पांसिबल फॉर द Emission of electrons. इलेक्ट्रॉन्स। फिलामेंट करंट, मोर विल बी द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज्यादा फिलामेंट, उतनी ज्यादा हीट फिलामेंट में, जितनी ज्यादा हीट फिलामेंट में उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। यस सर। परफेक्ट है। और फिर अगला काम आता है किसका, इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस का। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं फिलामेंट से वो क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ सेकेंडरी सर्किट भी होता है, जहाँ से जो कि यहाँ एक फिलामेंट लगा होता है दोस्तों, मतलब इसमें डायग्राम मैं बना नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई और आप नेट पे देखो तो आपको कहने का ऐसे थोड़ा और प्रॉपर डायग्राम दिख जाएगा, जहाँ पर आपको एक फिलामेंट भी दिखाया होगा, फिलामेंट से करंट निकल रहा है, सॉरी फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बाद में वो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट हो रहे हैं, गिर रहे निकल रहे हैं। तब वो तो अगर मुझे सॉफ्ट एक्सरे प्रोड्यूस करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सरे का, सॉफ्ट का और हार्ड का, किसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, हार्ड का ज्यादा। हार्ड का ज्यादा होना चाहिए। Hard पर ज्यादा। हाँ, तो ये कब प्रोड्यूस होती है, ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिलेटिवली लो है, और इसका रिलेटिवली पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, और इसमें प्रेशर हाई रखते हैं और इसमें प्रेशर लो रखते हैं। लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाएंगे। यस सर। Yes sir. लिख सकते हो कि ये रिलेटिवली लो पोटेंशियल डिफरेंस एंड हाई प्रेशर, और ये रिलेटिवली हाई पोटेंशियल डिफरेंस बट लो प्रेशर। सर दोनों में हाई प्रेशर क्यों नहीं लिया हमने वैसे? हाई प्रेशर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्लो डाउन कर रहा है। ये देखो, अब ग्राफ लोड किया गया, जो एक्सरेज निकल रही है,
इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जब ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनता है। ऐसे कुछ ग्राफ बनता है। अच्छा, इस ग्राफ क्या समझ आ रहा है? जो ये पॉइंट है इसे बोलते हैं लैम्डा कट ऑफ। अच्छा, ये इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका मतलब क्या है? इसकी कोरस्पॉन्डिंग जो एक्स-रे निकल रही है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। एक्स-रे मतलब क्या है? एक्स-रे को मान लो फोटॉन से बनी हुई है तो, बट आपने बोला सर अगर एनर्जी सबसे ज्यादा तो उसकी डेंसिटी कम क्यों दी हुई है? अच्छा, ऐसे सोचो यार, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आके मेटेरियल से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को लूज कर रहे हैं। तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन आके एक बार में अपनी पूरी एनर्जी लूज कर गया वन गो में, अब वो पार्ट्स में एनर्जी लूज कर रहा है तो पार्ट्स में फोटॉन्स निकल रहे हैं। 100 एनर्जी का आया था, मतलब उसने थोड़ी एनर्जी लूज कर दी, 100 से उसकी एनर्जी 90 होगी, तो अभी कितनी एनर्जी का फोटोन निकला? 10 का। 90 से मान लो उसने 70 लूज कर दी, अगले इंटरेक्शन में उसने 70 लूज कर दी, तो कितना निकला? 20 का। तो ऐसे करते करते वो 0 पे चला गया मान लो। तो इसका मतलब क्या, उसने खूब सारे फोटोन्स निकाले होंगे लेकिन छोटे छोटे एनर्जी के निकाले होंगे। लेकिन अगर बोलो एक इलेक्ट्रॉन ने एक इंटरेक्शन में 100 से 0 कर दिया तो उसके में जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा क्या मतलब? दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो एक फोटोन कैरी कर सकता है। यस है ना भाई? जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है सारी एनर्जी वन गो में फोटोन के पास चलेगी। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स क्या नंबर में क्या होते हैं? काफी कम होते हैं कि वन गो में सारी एनर्जी लूज करते हैं। इसलिए इवन इफ इंडिविजुअल फोटोन जो एनर्जी कैरी करें वो बहुत ज्यादा है लेकिन उनके नंबर इतने कम है कि उनकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन टू द एनर्जी है टोटल वो क्या काफी कम है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जैसे दिखाई दे रहा है ये, है ना? अब जिनकी देखो, अब ये क्या है, वेवलेंथ बहुत बढ़ गई मतलब क्या? एनर्जी बहुत कम है। अब बोले से एनर्जी बहुत कम है तुम एक्सरे क्यों बोलते हैं? इसलिए एक्सरे बोलते हैं दोस्तों क्योंकि जो एक्सरे जो डिफाइन किया गया वो उस प्रोडक्शन मैकेनिज्म पे डिफाइन किया गया है कि उस मैकेनिज्म के थ्रू जो भी रेडिएशन निकले उस आपको क्या नाम दिया गया? एक्सरे बोला गया। समझ रहे हो? उस मैकेनिज्म के थ्रू ये जो आपका प्रोसीजर आप यूज कर रहे हो उसके थ्रू जितनी भी रेज निकल रही है उन सबको ही नाम क्या दिया? एक्सरे दिया गया। हालांकि देखोगे तो आगे जाके इनकी एनर्जी बहुत कम हो रही है, वो एक्सरे की रेंज में आती भी नहीं है, फिर भी उनको एक्सरे बोलते हैं। तो ये एक पैटर्न बनता है, इसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस एक्सरेज बोल दें। यस एक्सरे स्पेक्ट्रम। सर एक बार दोबारा बता दो। मैंने अभी कुछ एक्सप्लेन किया ही नहीं है, मैंने तो बोला कि कुछ ऐसा बनता है। ये क्यों बनता है मैंने अभी तक ही नहीं बताया। सर जो हमने स्टार्टिंग में जो आपने बोला था कि उसका इंटेंसिटी कम इसलिए है क्योंकि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी एनर्जी ज्यादा लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कम हो जाता है। हाँ, ये मैं बोल रहा था भैया, जो लैम्डा कट ऑफ है, लैम्डा कट ऑफ किसके कोरस्पॉन्डिंग है? जो इलेक्ट्रॉन ने अपनी सारी काइनेटिक एनर्जी वन गो में रेडिएट कर दी उसके कोरस्पॉन्डिंग लैम्डा कट ऑफ आएगा। बट ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इवन इफ उस फोटोन की एनर्जी ज्यादा है लेकिन इंटेंसिटी तो क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि अलग अलग वेवलेंथ का कितना कंट्रीब्यूशन है। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है ना कि एनर्जी पर यूनिट एरिया यस पर, सर, है ना? पर सेकंड। यस सर, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये हो गया। तो अलग अलग वेवलेंथ की का इंटेंसिटी देखोगे, अलग अलग वेवलेंथ की इंटेंसिटी का मतलब क्या है? उस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, दूसरी की कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी है, तीसरे कोरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी। अलग अलग वेवलेंथ को जब स्टडी करोगे तो लैम्डा कट ऑफ का क्या है? लैम्डा कट ऑफ की एनर्जी ज्यादा है लेकिन मुझे पता है ऐसे इलेक्ट्रॉन नंबर में बहुत कम है ना जो एक ही गो में अपनी सारी एनर्जी दे दे। मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो पार्ट्स में एनर्जी रेडिएट करते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो बिल्कुल भी इंटरेक्ट ना करें। ऐसे इलेक्ट्रॉन, अब भाई इतना हाई एटॉमिक नंबर ले रहे हो, डेंसिटी हाई ले रहे हो, तो भाई रेयर चांसेस है ना कि इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट ही ना करे और एनर्जी लूज ना करे। जब एनर्जी लूज नहीं करा तो वेवलेंथ अपने आप क्या हो गई? बहुत ज्यादा हो गई। यस सर, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही कम एनर्जी के जो फोटॉन्स हैं वो भी बहुत कम निकल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है मोस्टली, करते करते पार्ट्स में एनर्जी लूज करता रहता है। और ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम है जो कि एकदम आके वन गो में रुक गए, वो भी नहीं है।
मोस्टली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्ट्स में एनर्जी लूज करता है, इसलिए क्या है आपको एक एवरेज सी वेवलेंथ मिलती है जहां पर आपकी डेंसिटी सबसे, उन वेवलेंथ का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा एनर्जी में, तो इसलिए यहाँ कहीं आता है। लेकिन आप थ्योरेटिकली क्या बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जितनी लूज कर सकता है, और ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल भी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, उसके बीच की सारी पॉसिबल एनर्जी निकल रही होगी। यही लाइन समझ में आई? यस एक सर। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एनर्जी लूज कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन जिसने बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं किया, तो ये आपके पास एक रेंज आ गई कि इस रेंज की एनर्जी आप निकाल सकते हो। और पर मुझे पता हाई एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन्स पार्ट्स में एनर्जी निकाल रहे होंगे, तो हर पॉसिबल वैल्यू जो आप सोच सकते हो उसके कोरस्पोंडिंग कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कभी ना कभी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा ही करेगा। तो जो भी आपको इनके बीच में दिमाग में आ रहा है, वो एनर्जी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन कभी ना कभी कर रहा होगा। तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते, जैसे हम डिस्क्रीट वैल्यू निकाल ही नहीं सकते ना यार, हमें पता है ये एनर्जी है, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन बाद में करे, या ये कभी ना करे, कोई और इलेक्ट्रॉन होगा जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं करेगा ये एनर्जी लूज। तो इसलिए क्या बोलते हैं, आपको हर पॉसिबल वेवलेंथ जो आप सोच सकते हो उस रेंज के बीच में वो सारी मिलती है। तो इसलिए आप ये ग्राफ बनाते हो, बोलते हैं कंटिन्यूअस, आपके पास कंटिन्यूटी है, हर पॉसिबल वेवलेंथ आप सोच पा रहे हो वो निकल रही है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब बीच बीच में क्या आएंगे, स्पाइक्स, बीच बीच में आते हैं आपके स्पाइक्स, कुछ ऐसा कि यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर आपको ऐसे कुछ स्पाइक्स दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ स्पाइक्स दिखाई देते हैं। ये आपका ग्राफ हो गया। अब देखो ये जो स्पाइक्स है, ये जो स्पाइक्स है, इन स्पाइक्स को बोला जाता है एक्स-रेज। ठीक है, ये आपका बन गया, यहाँ तक नोट कर लिया। जो ये और ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र नहीं होता है वैसे ब्रह्मस्त्रालंग बोलते हैं, है ना, जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है ना, उसको ब्रह्मस्त्रालंग भी बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। और मुझे याद है बहुत, किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअस एक्सिस स्पेक्ट्रम को ब्रह्मस्त्रालंग भी बोलते हैं। दिस इज डबल एस, ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखो, है ना, जैसे ब्रह्मस्त्रालंग बोलते हैं उसको। और बहुत साल पहले आईआईटी में तो नहीं, मे बी समवेयर इन लाइक 2000 लाइक 6 और 7 में कभी यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ब्रह्मस्त्रालंग टर्म है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो 4 ऑप्शन थे, तो जो ब्रह्मस्त्रालंग जो टर्म है वो एक्सरे से रिलेटेड है, ऑलराइट, और एक्सरे में भी किससे, जो कंटिन्यूअस ब्रह्मस्त्रालंग बोलते हैं। आपको बस टर्म पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब ये है, अब हम एक एक करके रीजन जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वो क्यों मिलता है। और लैम्डा कट ऑफ तो मैं डायरेक्टली पहले लिख देता हूँ। एक बात बताओ, लैम्डा कट ऑफ कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी hc by lambda, जितनी भी आप एनर्जी लेके आए सारी सारी कहाँ चली गई? hc by hc by lambda minimum। अच्छा, अब ये जो हाफ एम स्क्वायर है, ये बेसिकली कहाँ से आया? कितनी का एनर्जी हमने गेन की, इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू डेल्टा वी, इलेक्ट्रॉन वी। हाँ, ये जो चीज है ये किसके बराबर है? ईवी। क्यों कितना आपके पास ई, डेल्टा वी को हमने क्या बोला, वी। द वोल्टेज डिफरेंस। अब देखो तो आपके पास क्या है, ई इंटू वोल्टेज डिफरेंस इक्वल्स टू एच सी बाय
लैम्डा लैम्डा कट ऑफ बोल दूं? तो लैम्डा कट ऑफ क्या है? देखो HC बाय EV, आपने HC बाय E की वैल्यू पहले निकाल रखी है 12431, याद है? Yes. Yes, sir. और V किस में है? पार्ट में। और वैल्यू देगा किस में देगा आपको? Angstrom. तो जो लैम्डा कट ऑफ है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? मटेरियल कंट्रोल कर रहा है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेज अप्लाई किया वो कंट्रोल कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियसली जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे उतना ज्यादा एक्सीलरेट होगा, जितना ज्यादा एक्सीलरेट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, चलिए यह अब कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आता क्यों है? मान लो ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, इसके ऊपर एक और आपका शेल होगा। पहला शेल कौन सा है? के शेल, अगला L है, उसका अगला M है, उसका अगला M। तो मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बम्बार्डमेंट कराया, वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से पास करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा? इंटरेक्ट करते हुए, डेविएट करते हुए वो क्या करेगा? निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है आएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से डेविएट होगा, राइट? एटम के आसपास अपनी फील्ड होती है। अच्छा, जब ये डेविएट हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? एक्सीलरेटेड होगा, एनर्जी रेडिएट, एनर्जी रेडिएट होगा। और जो रेडिएशन है वो क्या दिखाई दे रही है आपको? एक्स-रे दिखाई दे रही है। सोचो ना यार, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे, और हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से क्या हो रहा है? डेविएट हो रहा है। अब देखो ना, जैसे किसी साथ में रिटार्ड भी हो, देखो इन क्लाउड से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की क्लाउड से जब पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे तो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या ओवरऑल क्या होगा? ये जब यहाँ से पास होता है तो ये क्या करता है? इन अट्रैक्शन रिपल्शन की वजह से अपने पाथ को चेंज करता है, जिसकी वजह से एनर्जी रेडिएट होती है। रेडिएट हो तो इसकी एनर्जी अब थोड़ी कम होगी। अभी जब यहाँ पहुंचा, अभी किसी और एटम से पास करेगा, अभी इस अगले एटम से पास करेगा, तो जैसे जो ट्रैजेक्टरी उसने पहले फॉलो किया ऑब्वियसली क्या होगा? जरूरी थोड़ी वैसे ही फॉलो करे। अब क्या होगा? आप किसी और तरीके से, अब वो किसी एटम में वो कहाँ से एंटर कर रहा है वो सब डिसाइड करेंगे ना, उसका डिफ्लेक्शन कैसे होने वाला है। अब वो अगले एटम से पास करेगा, फिर से एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर अगले एटम से पास करेगा, फिर से एनर्जी रेडिएट करेगा, फिर अगले एटम से पास करेगा, फिर से एनर्जी रेडिएट करेगा। और इसके दौरान बीच बीच में क्या हो रहा है? हो सकता है कि वो बाकी इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा हो? कोलाइड भी कर रहा हो, कुछ एनर्जी वो लूज भी कर रहा हो। तो जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब वो अपनी पूरी जर्नी कंप्लीट करेगा तो बहुत ही तरह तरह से डिवेट करेगा और तरह तरह से एनर्जी रेडिएट करेगा। ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हुई। ऐसे कितने हैं? लाखों इलेक्ट्रॉन्स हैं जो गिर रहे हैं, और लाखों इलेक्ट्रॉन्स, सोचो कितने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सोच सकते हो। तो हर टाइप की जो एनर्जी आप सोच पा रहे हो उस टाइप की एनर्जी आपको मिल रही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला वो क्यों मिला? कि जब इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है तो डेविएट करता है, उस डेविएशन के दौरान वो एनर्जी रेडिएट करता है, राइट? अब मैं यहीं पे ये है, मान लो जहाँ से रास्ते में ही आ गया, रास्ते में आ गया तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? अगर सफिशिएंट एनर्जी का है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? यहाँ से बाहर हो जाए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट कर गया। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट कर गया, क्या यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई? Yes, sir. है ना? अब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उसको भरने के लिए क्या होगा? इसके जो अगली शेल है उससे कोई इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेंगे, Yes. है ना? ये K है, ये L है, ये M है। तो अगर मैं एनर्जी लेवल्स बनाऊं,
तो यहाँ जो आपकी वैकेंसी क्रिएट हुई है उसको बढ़ने के लिए आपका यहाँ से भी जंप हो सकता है आप एम से भी हो सकता है पॉसिबल है कि आप एन से भी नीचे इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आए। जब आप यहाँ से आओगे तो क्या होगा, यहाँ से आप ऑब्वियसली आप रेडिएशन एनर्जी रेडिएट। और ये जो एनर्जी रेडिएट करते हैं उसको क्या ऑब्वियसली ये क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। आपको हाइड्रोजन का वो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम याद आ रहा है? यस Yes, sir. एक्सरे उसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हर एटम का अपना एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर है। मतलब उतनी अगर हाइड्रोजन 2-7 में जितनी रेडिएट कर रहा है, कोई और एटम 2-7 में उतनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। तो अगर मुझे पता लग जाए कि 2-7 में जो ट्रांजिशन हो रही है उसकी एनर्जी ये है, तो मैं बता सकता हूँ कि बेसिकली किस एटम या किस एलिमेंट की बात हो रही है, राइट? तो वो स्पेसिफिक है, हर एक का अपना अपना वो क्या है, स्पेशल है। तो एल से जब के जाएगा या एम से के जाएगा, एन से के जाएगा, तो ये डिफाइंड एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो ये इन्हें बोलते हैं ये जो रेडिएशन निकल रही है ये क्या है, दिस कॉरेस्पॉन्डिंग टू these radiations correspond to characteristic। ये भी रेडिएशन है, अक्सर रही है, बट ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल के बीच की हो रही है, तो इनको कैरेक्टरिस्टिक बोल दिया। तो ये जो पीक है वो इसके लिए है। अब देखो ये क्या है, दिस इज अल्फा बीटा में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? देखो जो पहले वाला क्या है, के पे जम के उसको बोला के अल्फा, ये जम के उसको क्या बोला, के ए बीटा। बीटा ये बोला के गामा। किसकी एनर्जी ज्यादा है? अल्फा बीटा में। गामा। अल्फा की सर मैं 2 बनाए, ये अल्फा बीटा बना दिया, ये के पे हुआ। एक सेकंड दोस्त, ऐसे ही पॉसिबल था जो इलेक्ट्रॉन है वो एल पे एल में से नॉकआउट करता। एल को भरने के लिए आप यहाँ से आते, यस क्या हो गया ये एल अल्फा। एल अल्फा। एल बीटा कैसे बना रहा हूँ, देखो अल्फा वाले की एनर्जी कम थी, अल्फा वाला इमीडिएट वाला है, अल्फा की एनर्जी कम तो अल्फा का वेवलेंथ ज्यादा, बट इसका पीक थोड़ा ऊपर क्यों बनाया है? एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से नॉकआउट करूँ तो एल से आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या एम से आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? एल से एल से L से के पास में उसकी आने की टेंडेंसी पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। ज्यादा। ज्यादा है। अब बोलोगे सर एम में तो नंबर भी ज्यादा है, भाई एम वाले को आने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, एल वाले की वजह से क्या हो रहा है, उनको स्क्रीनिंग इफेक्ट फील नहीं हो रहा? यस आसान नहीं है। आ रहे होंगे, सारी प्रोबेबिलिटी की बात है, लेकिन हाँ चांसेस की बात की जाए तो चांसेस इसमें ज्यादा है। देन ये है, बाकी यार एक लॉजिकली बताओ, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए बाहर चाहिए 20 यूनिट एनर्जी, ये 30 से आया बाहर निकाल देगा, 40 से आया तब भी बाहर निकाल देगा, 50 से आया तब भी बाहर निकाल देगा, है ना, 60 से आया तब भी बाहर निकाल देगा। तो एक बार बाहर निकल गया, उसके बाद जब भी वो एल से के जाएगा ज्यादा एनर्जी निकलेगी या वो एनर्जी का अमाउंट फिक्स्ड रहेगा? फिक्स्ड रहेगा वो ना। फिक्स्ड रहेगा ना यार। यस एक बार आपका नॉकआउट कर गया, अब वो कितनी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन ने आके उसको नॉकआउट किया उससे क्या लेना है? जब एक को नॉकआउट कर गया तो जब भी मैं एल से एम पे, एल से के पे जंप करूंगा, वो एनर्जी गैप तो क्या है एटम में, फिक्स्ड है ना। Fixed है। तो फॉर ए गिवन एटम क्या के अल्फा जब भी निकल रहा है उसकी अलग अलग वैल्यू होगी, उसकी फिक्स्ड होगी। सिमिलरली Fixed। फिक्स्ड गिवन एलिमेंट के बीटा भी हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो आपको समझ आ रहा है कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूं तो एक्चुअली फर्क किस चीज में पड़ रहा है, के अल्फा के बीटा फर्क पड़ रहा है या फिर लैम्डा कट ऑफ पे फर्क पड़ रहा है? लैम्डा कट ऑफ पे फर्क पड़ रहा है। Lambda cut off। ज्यादा आप एनर्जी से आओगे, मैं ये मानता हूँ उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, क्या फर्क पड़ता है, उसके पास लैम्डा कट ऑफ का ही फर्क पड़ेगा ना। अब हाई एनर्जी का आके नॉकआउट किया है, लो एनर्जी का आके नॉकआउट किया है, जब एक बार वैकेंसी क्रिएट हो गई उसको जब भी आप ऊपर से फिल करोगे तो वो एनर्जी गैप तो फिक्स्ड है। तो के अल्फा के बीटा या एल अल्फा एल बीटा की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी अब वोल्टेज डिफरेंस पे, राइट? सर ये हम सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं ना अभी? हाँ एक एटम है, और ऐसा एक एटम नहीं होगा, ऐसे क्या होंगे, के अल्फा एक एटम दिख रहा है, के अल्फा भी बहुत सारे एटम्स में दिख रहा होगा, के बीटा भी बहुत सारे एटम्स में दिख रहा होगा,
एल अल्फा भी बहुत सारे दिख रहा होगा, एल बीटा भी बहुत सारे में दिख रहा होगा। भाई इलेक्ट्रॉन्स लगातार डेविएट भी हो रहे हैं, रेडिएट भी कर रहे हैं, नॉकआउट भी कर रहे हैं, सब हो रहा है। तो आपको कंटिन्यूटी में भी एनर्जी लेवल्स मिल रहे हैं, आपको स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स भी मिल रहे हैं। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी दिख रहा है, एक्सरे वाला आपको कैरेक्टरिस्टिक वाला भी दिख रहा है। ठीक बा? सर ये तो याद देखिए, KLMN तो बोहर मॉडल में था, तो सर ये ये तो बोहर मॉडल तो एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे। यार एक बात बताओ, मैं सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो के एल एम ये शेल से हाइड्रोजन के पास होती है, बोर्ड में होती है, या सारे एलिमेंट्स में होती है शेल्स? सारे एलिमेंट्स में होती सारे है। में होती है। मैंने जो एनर्जी का डिफरेंस है वो थोड़ी मैंने लिखा है यार, 13.6 Z² वाला फॉर्मूला गुजर लगा यहाँ पर। हाँ ये सर। भाई वो फॉर्मूला लगाता तो बोलते ना सही, तो बोर में लगता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि इनके बीच में जो भी एनर्जी का गैप है, जो भी एनर्जी गैप है उससे कोरस्पॉन्डिंग निकल रहा होगा। और वो एनर्जी कैसे लिखनी है वो हमें, वो उसके लिए हम बोर मॉडल नहीं लगा सकते यार। ओके सर। पर मुझे एनर्जी लेवल, एनर्जी डिफरेंस पता हो फिर तो मैं लिख सकता हूँ ना उसको h/λ के बराबर। यस सर। तो एनर्जी लिखनी क्या है कि एल और एम के बीच में, वो हमें नहीं पता है। इसलिए जो मॉडुलस लॉ है उसमें वो कांस्टेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर्मूला कुछ ऐसे ही रहेगा, सम कांस्टेंट बाय n1², सम कांस्टेंट बाय n2²। तो जब सम कांस्टेंट्स है वो अलग अलग है, राइट? और सिंपलीफाइड वे लगाने के लिए लिख देते हैं भाई। अब देखो ऐसे लिखते हैं ना 13.6, और वो z नहीं, z² नहीं होगा, वो क्या होगा, z इफेक्टिव का स्क्वायर होगा। और z इफेक्टिव क्या है, उस z इफेक्टिव में आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लेने पड़ेंगे दोस्तों। यस सर। सर वो अलग अलग सेल का अपना अपना। बोर मॉडल में स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर एनर्जी आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने में आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखा सकते। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूँ, 3 चीजें हैं। जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताता है कितनी ज्यादा एनर्जी से आए, जितनी ज्यादा एनर्जी से उतना ज्यादा आप एनर्जी लूज कर सकते हो, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा कट ऑफ है वो उतनी कम आएगी। लेकिन जो के अल्फा है, के बीटा है, वो सिंपली किस पे डिपेंडेंट है, उस मटेरियल के एनर्जी डिफरेंसेस। तो अगर मैं मटेरियल ही चेंज कर दूं तो ऑब्वियसली वो एल और एम का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। यस यस। अब आपके के अल्फा के बीटा के वेवलेंथ चेंज हो जाएंगे, लेकिन एज लॉन्ग एज मटेरियल इज सेम, तो व्हाटएवर बी द पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस, लैम्डा कट ऑफ चेंज होता रहेगा, लेकिन के अल्फा के बीटा ये एल अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नाउ अनदर थिंग, फिलामेंट करंट। जितना ज्यादा फिलामेंट करंट, क्या उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी? क्यों? उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जितने निकलेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, Number of electrons. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। उतने ज्यादा इंटरेक्शन हो गए, उतने ज्यादा इंटरेक्शन हो गए तो उतने ज्यादा सेम एनर्जी के बहुत सारे फोटोन्स निकलने लगेंगे, तो ओवरऑल इंटेंसिटी का ग्राफ बढ़ जाएगा। Birds. तो ठीक है। थोड़ा बहुत इस पे एक दो चीजें और, मतलब ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट है। कोई एक आधा बस क्लोजर देना, वो नेक्स्ट क्लास में उसका मैं क्लोजर देता हूँ। ठीक है क्लास, समझ आया यहाँ तक? जो आपने कहा था सर, जो आपने कहा था कि एल की ज्यादा टेंडेंसी होती है नॉकआउट करने की, वो दोबारा बता दोगे एक बार? नॉकआउट करने की टेंडेंसी एल की ज्यादा नहीं। मैं बोला कि एक बार मान लो कहीं से नॉकआउट हो गया, उसका जो इमीडिएटली पास वाला होगा उससे इलेक्ट्रॉन जल्दी आएंगे रेदर देन कि उसके और ऊपर वाले से आएंगे। भाई मैंने ये नहीं बोला कि के की टेंडेंसी नॉकआउट की ज्यादा है या एल की ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ कि कहीं से भी अगर नॉकआउट हो गया, मान लो यार के वाला नॉकआउट हो गया, तो एल इमीडिएटली पास में है। एम वाले को क्या करना पड़ेगा, एल वाले के इलेक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग को ओवरकम करके आना पड़ेगा। यस सर। इसलिए जो एल वाले हैं उनके लिए आसान है जंप करना, बजाय कि और ऊपर वाले के लिए जंप करना वहां तक पहुंचने के लिए। तो इवन इफ, यस सर, है ना, तो इवन इफ एल से जंप करने में एनर्जी कम है और ऊपर वाले से जंप करने में एनर्जी ज्यादा, लेकिन ऊपर वाले जंप करने की चांसेस कम है, इसलिए उनकी ओवरऑल जो एनर्जी में कंट्रीब्यूशन है वो कम है। जो इमीडिएट पास वाला होगा उसकी इवन इफ थोड़ी एनर्जी कम भी है जंप करते हुए, लेकिन फिर भी, लेकिन वो नंबर्स में ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए उनके ओवरऑल जो पीक है वो पीक थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसलिए अल्फा वालों का पीक बीटा वालों से थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा ओके सर। यस सर वैसे नॉकआउट होने की टेंडेंसी भी कंपेयर तो कर ही सकते हैं, के की जैसे सबसे कम होगी और फिर एल की उससे ज्यादा, फिर एम की। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। पर जितना आप ऊपर वाले को नॉकआउट करोगे उतना ही
एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा। ये बात तो अगर आपने के एल एम वाले को नॉकआउट किया तो एम और एन के बीच में गैप क्या है, और भी कम है ना, जितना कि के और एल के बीच में होता था। यस सर। यस Yes, sir. तो इवन इफ उनकी जो इंटेंसिटी वो क्या रहेगी, कमी रहेगी। चलिए क्लास क्लोजर में करता हूँ, 99% हो गया। आप एक बार फिर से अगर गो थ्रू करोगे ना, वापस रीड करोगे, मेरे ख्याल से अब आपको काफी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी। यस सर। Yes, sir. जिन्होंने भी जेन्युइनली रीड किया है ना, मैं बेट करता हूँ कि काफी हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब वापस से रीड करोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली इन सब पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते। चलिए क्लास, थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, sir. सर Thank you, sir.